काफ़ी जो इनका क्रिटिसिज्म था वो बाइस्ड था। इंटरनेशनल सेलिब्रिटी रियाना ने भी ट्वीट किया, उनको भी कहना कि जी पेड ट्वीट्स हैं और ये भी ISI ने करवाया, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने करवाया, ये गलत चीज़ है। पाकिस्तान मानता है पूरा कश्मीर हमारा है, इंडिया मानता है पूरा कश्मीर उनका है। पाकिस्तान का या इंडिया का राइट नहीं है कश्मीर किसका है, कश्मीर कश्मीरियों का है। दोनों नेशंस जंग नहीं चाहते। ये हमारे इस तरह के एनालिस्ट्स होते हैं जो कहते हैं कि ये करो वो करो, जंग कर दो, सबक सिखाओ। जंग स्टार्ट करना आसान है, उसको ख़त्म करना हमारे बस में नहीं होता। वेलकम टू मुनीर लाइव रिएक्शंस। मेरा नाम मुनीर लाइव और मैं एक पाकिस्तानी हूँ। आज मैं जिस वीडियो को रिएक्शन और रिव्यू देने जा रहा हूँ वो है मेजर गौरव आर्या से रिलेटेड। ये ज़्यादातर पाकिस्तान में इसलिए मशहूर है कि ज़रा पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। और इनकी जो ये लेटेस्ट वीडियो का टाइटल है मेजर गौरव आर्या खालिस्तान OFB पाकिस्तान चाइना कश्मीर मेजर गौरव आर्या लेटेस्ट, और चैनल का नाम है रिव्यू मास्टर विक्रांत। और इस चैनल को भी आप जाकर ज़रूर विज़िट कीजिए। सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद मैं अपना रिव्यू देता हूँ। या पाकिस्तान जिससे हाथ मिलाएगा तो हाथ मिलाने के बाद फिर पाकिस्तान का हाथ उसकी जेब हो जाएगा। पाकिस्तान की नज़र मुल्क के बटुए पर रहती है। तो कहीं ना कहीं ये है कि जो अरब हैं वो पाकिस्तान से इसलिए भी चिढ़े हुए हैं कि पाकिस्तान को इतना पैसा दिया। राइट, अब गद्दार को कौन प्यार करेगा बताइए। आप इंतजार मत करिए, पाकिस्तान को ठोकते रहिए। बिना पाकिस्तान कुछ करे ना करे, पाकिस्तान शांति की बात कर रहा है, बिल्कुल अच्छे बच्चे की तरह टाई लगा के चुपचाप क्लास के बीच में बैठा हुआ है, जाके 2 थप्पड़ लगाइए। तो ऐसी बात नहीं, इंडिया भी अपने गेम खेल रहा है। इंडिया भी अपना पूरा सेट करके, अपनी जिसको कहते हैं ना गोटियां फिट करके सारी की सेट रख रखी है इंडिया ने। और फॉरेन अफेयर और लव अफेयर में फ़र्क होता है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि इसमें ये नहीं कि मेरी इससे मोहब्बत है तो उससे नहीं हो सकती, ऐसा नहीं होता। फॉरेन अफेयर्स में कई लोगों के साथ मोहब्बतें होती हैं एक साथ, क्योंकि ये खालिस्तानी कभी तब नहीं बोलते। आपको पता है ग्रूमिंग गैंग्स हैं यूके में, जिसमें सिख लड़कियों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है, रेप होता है। वो पाकिस्तानी रन करते हैं ग्रूमिंग गैंग्स। वो ग्रूमिंग गैंग्स के बारे में आप देखिए, ये कभी खालिस्तानी नहीं बोलते। बेटा बाप की तरह होता है। पाकिस्तानी आर्मी क्या करती है, जब इंडियन आर्मी आंख दिखाती है, पाकिस्तानी आर्मी जो है हथियार डाल के भाग जाती है, सरेंडर कर देती है। करा ना 71 में सरेंडर। खालिस्तानी बिल्कुल अपने अब्बा हुजूर पे गए। इनके जब दिल्ली पुलिस ने डंडे चलाए, अगले दिन से सारे खालिस्तानी गायब अचानक। अब कोई भिंडरा वाले की फोटो नहीं है, कोई पोस्टर नहीं है। और जो भी कुछ हो रहा है थोड़ा बहुत, वो यूपी गेट पे हो रहा है, गाजीपुर पे, जो कि यूपी के फार्मर्स कर रहे हैं। उसमें खालिस्तानी है ही नहीं। हाँ, उसमें सिख फार्मर्स हैं, क्योंकि उत्तराखंड में भी सिख काफी हैं और इन सब एरियाज में है, बट वो खालिस्तानी नहीं है, वो तो किसान है। वो अपनी मांगे रख रहे हैं और मांगे रखने का उनका पूरा हक है, मैं उनके साथ खड़ा हूं। लेकिन जो खालिस्तानी एलिमेंट है 26 जनवरी के बाद गायब हो गया। देखिए विक्रांत, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आपने बात करी ना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हर एक पॉलिटिकल पार्टी का विंग है। तो ऐसा नहीं सिर्फ कम्युनिस्ट का है, लेकिन कम्युनिस्ट का सबसे ज़बरदस्त है। दूसरी चीज़, कम्युनिज्म का गढ़ इंडिया में 2-3 ही है। उसमें से एक है वेस्ट बंगाल, और बिल्कुल नहीं प्रॉपर वेस्ट बंगाल, प्रॉपर कलकत्ता के अंदर। ईशापुर तो थोड़ा फिर अलग हो गया। इनके पास तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इनके पास मोर देन 80,000 एकर्स ऑफ लैंड है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पास। 80,000 एकड़ से, अगर मेरा आकलन गलत नहीं है तो मैंने कहीं पढ़ा था, मोर देन 80,000 एकर्स ऑफ लैंड दिस पीपल हैव। 80,000 एकर्स ऑफ लैंड पे अगर आप किसी और मुल्क को दें ना, तो उसके ऊपर जहाज भी बनाए, राइफल भी बनाए, शिप्स भी बनाए, सब कुछ बना दे वो। एक और चीज, ऑपरेशन पराक्रम हुआ था पार्लियामेंट अटैक के बाद। 1 साल तक, ऑलमोस्ट 10 मंथ्स, 11 मंथ्स, 12 मंथ्स तकरीबन, इंडियन और पाकिस्तानी आर्मी आईबॉल टू आईबॉल रही थी। मैं आपके दर्शकों से ये बोलना चाहता हूं कि आप जाइए और जरा देखिए, गूगल पर सर्च करिए कि ऑपरेशन पराक्रम, जिसमें कोई लड़ाई नहीं हुई थी पाकिस्तान के साथ, सिर्फ एक फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट थी, लड़ाई नहीं हुई थी। कितने 100 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, वीर गति से प्राप्त हुए थे, जबकि लड़ाई हुई नहीं थी। एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में। जनरली 3-4 सालों से आप केवल मेरा चेहरा इस पर देखते आए हैं, और इस साल हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि आपके सामने है। और इस शुरुआत के लिए जो चेहरा हो सकता था वो मेजर गौरव आर्या जी से बेहतर नहीं हो सकता था। तो आपके सामने है मेजर गौरव आर्या जी, और इनसे हम कुछ प्रश्न करेंगे, जो वो हमारे भी प्रश्न भी होंगे और आपके प्रश्न भी होंगे। तो इस चीज को हम लोग अब शुरुआत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। सर, जो हमारे व्यूअर्स का सबसे पहला प्रश्न ये है कि जो बचपन का गौरव आर्या था वो कैसे मेजर गौरव आर्या बना, और मेजर गौरव आर्या के बाद डिफेंस एक्सपर्ट मेजर गौरव आर्या कैसे बना, मतलब जिससे कि इंस्पिरेशन मिले लोगों को, किस प्रकार से वो आर्मी में जा सकते हैं, या क्या सोच के तहत आप आर्मी को आपने अपना एज अ करियर चुना और
क्या चीज उसके पीछे थी, ये सब चीजें? विक्रांत, तो मुझे तो लगता है कि जो भी कोई मुझे अपना इंस्पिरेशन देखता है या मानता है, उनको थोड़ा सा इंस्पिरेशन का मतलब मैं समझाना चाहूँगा। इंस्पिरेशन वो लोग होते हैं जिन्होंने ऐसा कुछ महान काम करा होता है जीवन में, और मुझे लगता है कि टेलीविज़न में आना कोई महान काम है नहीं। देखिए, साफ सीधी ये बात है कि जब हम स्कूल में थे तो सब लोग फौज में जाना चाहते थे, हम भी फौज में चले गए, और उस वक्त इतना रियलाइजेशन नहीं था कि इसके पीछे है कि बस एक जोश था वर्दी का। तो कॉलेज करा दिल्ली से, उसके बाद CDS दिया, आई क्वालिफाइड इन दिस थिंग SSB, और फिर मैं पहुंच गया एकेडमी, और फिर आर्मी छोड़ी। आर्मी छोड़ने के बाद कॉर्पोरेट सेक्टर में 17 साल मैंने नौकरी करी, और उसके बाद एक मैंने लेटर लिखा था, ओपन लेटर टू बुरहान वानी, वो वायरल हो गया। उसके बाद लोग मुझे बुलाने लगे स्टूडियोज, और वहां से मेरी मीडिया की एंट्री हो गई। लेकिन ये जो मेरा पूरा ग्राफ रहा है करियर का, इसमें जिसको कहते हैं ना कैपेबिलिटी कितना रोल नहीं है। आई थिंक मेरे केस में लक यानी किस्मत और दोस्ती, मेरे दोस्त बहुत अच्छे रहे हैं, और जहां भी मैं गिरा हूं मेरे दोस्तों ने मुझे संभाला है। तो आई थिंक श्रेय 99% लक और दोस्तों का जाता है, और ऐसा कोई मैंने कुछ प्लान नहीं करा, बिकॉज आई फील आई एम इनकेपेबल ऑफ प्लानिंग। मैं ज़्यादा प्लान नहीं कर पाता, लेकिन हाँ, आई हैव बीन लकी, मैं और दोस्तों के साथ रहा है यकीनन। सर, जैसे आर्मी में या किसी भी प्रोफेशन में जाने वाले दो तरह के लोग होते हैं, करियर बनाने वाले, एक होते हैं कि नहीं ये करना है मुझे, दिल से जिसकी आवाज़ आती है। तो आप किन में से थे? हो मेरी तो दिल से आवाज़ आई थी। करियर का इतना सोचा नहीं था, इतनी बुद्धि भी नहीं थी पहले, इतना आइडिया नहीं था। आजकल जो जनरेशन जा रही है फौज में, वो ज़्यादा अवेयर हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, हमसे बेहतर हैं। लेकिन जब मैंने 1993 में 1993 में जब मैंने एकेडमी ज्वाइन करी थी, तब हम लोगों को इतना आइडिया भी नहीं हुआ करता था। फेसबुक नहीं था, ट्विटर, ये नहीं, सोशल मीडिया नहीं था। टेलीविजन पे हमारे समय पे सिर्फ शायद एक ही चैनल था, दूरदर्शन। तो इतनी दुनिया के बारे में जानकारी भी नहीं थी। दोस्तों ने बोल दिया, किसी ने बोल दिया, उसकी बात सुन ली। अब आजकल के जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा अजीब लगेगा ये सुन के, लेकिन हमारे समय पे वही दूरदर्शन में चित्रहार आता था, और सैटरडे को पिक्चर आती थी। दिस इज राइट। जमाने के लोग हैं जहाँ पे 7-8 घरों में एक टेलीविजन होता था, और सारे मोहल्ले वाले घर पे आ जाते थे। हमारे घर पे टीवी था, तो मजमा लगा रहता था। तो हम उस जमाने के हैं। तो ग्लोबलाइजेशन काफी ज्यादा हो गई है। सिंपलर टाइम्स, बड़े बड़े जिसको कहते हैं अनकॉम्प्लिकेटेड किस्म के लोग होते थे उस जमाने में। तो आजकल तो बच्चे काफी तेज हैं। इसी से आपकी जो आर्मी का जितना भी समय था, जीवन का समय था, उसी से एक प्रश्न है कि हम लोग जनरली अभी जब हमारे DRDO या जनरली कोई भी हमारी जो डिफेंस संस्थान है, वो किसी मिसाइल या किसी हथियार का परीक्षण करते हैं, तो उसको हम लोग न्यूज़ चैनल वाले तो इस तरह दिखाते हैं कि इसको जवाब हमने दे दिया, और पाकिस्तान कुछ सीमा पे हरकत किया तो हमने ये मिसाइल दाग दी, कहीं भी टेस्ट कर लिया। तो ये जो टेस्टिंग है, इसका क्या हमारे जवानों पे कोई असर पड़ता है, या उनका कोई मोराल बूस्ट होता है, या उन्हें पता भी चलता है कि सब चीजें हो रही हैं हमारे देश में? क्या इससे कोई लिंक होता है, कि एक्चुअल में लिंक होता है कि पाकिस्तान ने कोई हरकत की तो हमने कहीं मिसाइल परीक्षण कर लिया? तो क्या उसका कोई लिंक होता है जो हमें टेलीविजन में देखने को मिलता है? मुझे नहीं लगता, मेरी व्यक्तिगत राय है, हो सकता मैं गलत हूं, पर मुझे नहीं लगता कि किसी फौजी जवान या अफसर को कोई फर्क पड़ता है आपने कितनी मिसाइल टेस्ट कर ली, क्योंकि उसको जो जवाब देना है बॉर्डर पे देना है। उसकी सच्चाई कुछ और है, और हम लोग जो टीवी देखते हैं या टीवी पर आते हैं, हम लोगों की सच्चाई कुछ और है। जो फौजी जवान बॉर्डर पे है, वो ये देखता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग हुई, उसने किस प्रकार से जवाब दिया। उसको फर्क तब पड़ेगा उसके मोराल को जब वो इंडक्ट हो जाएगी फौज में, और उसके हाथ में मिसाइल आ जाएगी, जब वो उसको फायर कर सके। सिर्फ टीवी महज पे आने पे मुझे नहीं लगता कि किसी के मोराल पे ज्यादा फर्क पड़ता। हाँ, एक नेशनल मूड उससे थोड़ा सा हो जाता है कि हम आत्मनिर्भर हो गए किसी एक फील्ड में ना। आपने DRDO का नाम लिया विक्रांत, तो हम लोग आत्मनिर्भर हो गए। जैसे हम तेजस को देखते हैं कि अब तेजस में हमने एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट HAL को दिया है, तो इससे क्या हमारे जो एयरफोर्स के पायलट हैं उनका कोई मोराल बूस्ट होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि तेजस से बेहतरीन एयरक्राफ्ट हमारे अभी भी एयरफोर्स में है, और वो क्योंकि देसी एयरक्राफ्ट है, केवल इतने से भी क्या मोराल बूस्ट होता है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, जब हम बात करते हैं तो हम देशी या विदेशी की बात नहीं करते फौज में। हम कहते हैं कि किसी भी वेपन प्लेटफॉर्म का, वेपन सिस्टम की कैपेबिलिटी क्या है, वो कैपेबिलिटी में निर्भर करता है। अगर चीन के पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है एयरफोर्स का जो कि हमसे आगे है, और तेजस अगर उसको बीट कर रहा है, उसके बराबर का है, तब तो बात बनती है। अगर तेजस उसके पीछे, फिर बात नहीं बनती। डेफिनेटली ओवरऑल अगर हम एक पॉलिटिकल पिक्चर देखें, अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखें, तो मुझे ऐसा लगता है कि जरूरी है कि हम लोग आत्मनिर्भर हों, लेकिन हमारा जो तरीका है, सोशलिस्ट तरीका,
ये देश को लेकर डूबेगा एक दिन। और इसलिए डूबेगा क्योंकि आप देखिए जो भी वेपन इंडस्ट्रीज हैं वर्ल्ड की, जो टॉप मोस्ट हैं, वो ज़्यादातर प्राइवेट हैं। अमेरिका में तो एयरक्राफ्ट कैरियर तक जो 15-15 बिलियन डॉलर्स का एक एयरक्राफ्ट बनता है, तो वो भी प्राइवेट कंपनीज बनाती हैं। आपके नॉर्थरोप प्राइवेट कंपनी है, आपके और भी F-16 वगैरह बनाती हैं, F-35 बनाती हैं, ये कंपनी भी आपकी पूरी की पूरी ये सब प्राइवेट कंपनीज हैं। कोल्ट प्राइवेट कंपनी है, और आप जो भी कंपनी देखिए ये सब प्राइवेट कंपनीज हैं। तो जब तक प्राइवेट एंटरप्राइज इसमें नहीं घुसेगा, जब तक प्राइवेट लोग, अब यहाँ पे हिंदुस्तान में बड़े उल्टी सीधी बातें हैं, इसको क्यों कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, इसको क्यों कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, ये सरकार का सगा है, ये सरकार का सगा नहीं है, ये सब यहाँ पे विवाद होते रहते हैं। इसलिए हमारे सोल्जर्स को घटिया सामान मिलता है। मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि अब तो बीच में बहुत कुछ पिछले 4-5 साल में बहुत फ़र्क पड़ गया फौज में जो पट्टा। हमारे टाइम पे तो बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं हुआ करती थी, ज़्यादातर कम होती थी बहुत। उसके बाद पट्टा आया, केवल पट्टा होता था वैसे। हाँ, अगर वो की बात करें नहीं, वो अभी भी पट्टा यूज करते हैं क्योंकि लोग, हाँ, अभी भी होता है यूज, जो पटका बोलते हैं हम लोग उसको। हाँ, वो पटका अभी भी यूज होता है। पटका है बड़ा इफेक्टिव, वो भारी है, उससे गर्दन में दर्द होता है लेकिन उससे जान बच जाती है, तो वो इफेक्टिव है बड़ा। बट यस, लेटेस्ट हेलमेट्स आनी चाहिए, आ भी रही हैं, काफ़ी सामान फौज में आ रहा है, ऐसी बात नहीं है, बहुत इंप्रूवमेंट हुई है पहले से, लेकिन बैकलॉग इतना ज़्यादा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। 80s में बोफोर्स का कांड हुआ था, 80 के दशक में, और काफ़ी करप्शन ये सब बातें हुई थी बोफोर्स के बारे में। बोफोर्स एक बहुत शानदार वेपन सिस्टम है, क्योंकि कारगिल की लड़ाई में बोफोर्स का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर यह है कि करीब 30-35 साल तक कोई और आर्टिलरी की गन इंडियन आर्मी में आई नहीं। 30-35 साल तक कुछ आया नहीं। तो जो भी वेपन्स का प्लेटफॉर्म है, जैसे बोफोर्स ही है, अभी भी मैं कह रहा हूं बहुत शानदार वेपन सिस्टम है, लेकिन 40 साल पुराना है। और 40 साल में दुनिया कहां से कहां चली गई। मेटलर्जी चेंज हो गई, और उसमें शेल जो है वो चेंज हो गए, उनकी दूरी, कितनी दूर तक वो मार क्षमता है, वो सब दूर चेंज हो गई जी। अच्छा सर, एक हमारे व्यूअर्स का एक प्रश्न था कि हम लोग पीओके करते हैं, और हमेशा हमारी, मतलब अगर मुझे लगता है कि जो आर्मी में खर्चा जो हो रहा है वो पीओके के आसपास, अरे जो हमारे पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है उस पर सबसे ज्यादा हो रहा है। तो क्या पीओके कभी हम ले सकते हैं? ये सीधा एक क्वेश्चन है कि क्या हम ले सकते हैं? अभी के जो करंट सिनारियो चल रहा है, कभी अमेरिका पाकिस्तान का साथ देने लगता है, कभी भारत का साथ देने लगता है, तो ऐसे सिनारियो में कभी रूस चीन के साथ मिल जाता है, रूस। इन्हीं सवालात की वजह से अवाम के अंदर ख्वाहिशात पैदा होती है और वही से वार स्टार्ट होती है। लगेगा उसमें एक टाइमलाइन क्या हो सकती है उसकी, अगर हम लोग प्रयास आज से करें तो? विक्रांत, 1994 का एक पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन है पीओके को वापस लेने का, तो आज का नहीं है ये मतलब ऑन रिकॉर्ड इन पार्लियामेंट है, एक रेजोल्यूशन है पार्लियामेंट का कि पीओके हमें वापस भारत में मिलाना है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें चीन और पाकिस्तान से इतना खतरा है। एक्सटर्नल थ्रेट तो होते ही हैं किसी मुल्क के, और दोनों न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं। पाकिस्तान खासी इररिस्पॉन्सिबल है, तो वो एक बात है। लेकिन मुझे लगता है कि भारत को कमज़ोर रखने का ये मामला आंतरिक है, जो इंटरनल है। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि किले के दरवाजे हर समय अंदर से खुले हैं भारत में। अक्सर मैं बात कहता हूं, ये बात सच है। किसी में हिम्मत नहीं थी कि भारत को गुलाम बनाए, लेकिन 1000 साल तक भारत ने गुलामी देखी है, और ये बात भी सच है कि दरवाजे अंदर से खुले हैं किले के। दूसरी चीज़ है कि टाइमलाइन बताना बड़ा मुश्किल है कि कब तक हो जाएगा, लेकिन क्या संभव है? बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। थोड़ा सा एग्रेशन चाहिए, राइट? थोड़ा सा एग्रेशन चाहिए, थोड़ा सा फॉरेन पॉलिसी पे और काम करने की जरूरत है, मिलिट्री पे काम करने की जरूरत है। फौज में कहते हैं कि यू गेट द आर्मी दैट यू पे फॉर, इन द सेंस दैट मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो रहा है, खासतौर से कैपिटल एक्विजिशन का, कि आपको क्या क्या इसमें चाहिए, क्या वेपन सिस्टम चाहिए, उसमें हम अभी भी काफ़ी पीछे हैं। काफ़ी चीज़ें ऐड हो गई हैं, आप देखें पिछले 5-7 साल में काफ़ी एडिशंस हुए हैं उसके। आपका राफेल एयरक्राफ्ट आ गया, तेजस को एक नई लीज ऑफ लाइफ मिल गई जो शेल्फ पर डाल के लोग भूल चुके थे। उसके अलावा चिनूक हेलीकॉप्टर्स आ गए हैं, आप अपाची की बात करिए वो आ गए हैं, आपके हर्कुलीज हैं, और लिफ्ट कैपेबिलिटी आपकी बहुत बढ़ गई है। इसके अलावा आप नेवी में देखें 34 शिप्स हैं, बड़े और छोटे, जो कि मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में भी बन रहे हैं। शामिल एक एयरक्राफ्ट कैरियर, शामिल न्यूक्लियर सबमरीन्स, शामिल डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, हर किस्म के, और आर्मी के भी कई सारी चीज़ें बन रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको ऐसी बड़ा काम करना है कि पीओके वापस लेना है, या फिर चाइना से आंखों में आंखें मिला के, जो भी अभी कर रहे हैं, अभी भी ऐसी बात नहीं कि नहीं कर रहे, अगर वो करना है, तो आई थिंक एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, एक डिफेंस पॉलिसी, जिसमें कि आपको ज़बरदस्त खर्च करना पड़ेगा। बात एंड में आती है पॉलिसी की, प्लानिंग की,
स्ट्रेटजी की और कैपिटल एसेट एक्विजिशन की। सर आपने भी चाइना की बात करी। चाइना हमसे इकोनॉमिकली बहुत आगे निकल चुका है और बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत पहले से निकला हुआ था, अभी 10 से 15 साल के स्पैन में ही वो आगे निकल चुका है। तो जो अभी चाइना की स्थिति है उसको पकड़ने के लिए जो हमारे पास डेवलपमेंट का जो अभी हमारा जैसे जिस हिसाब से हम लोग डेवलप कर रहे हैं या जिस तरह के लॉ हमारे यहाँ, चाहे फार्मर्स लॉ किसी भी तरह का लॉ रहे हैं, उसके लिए एजिटेशंस होते हैं, तो क्या इन सब चीजों को लेके हम कभी चाइना की बराबरी कर पाएंगे? अगर उनके वहां कोई लॉ लगना है तो लगना है, हमारे यहाँ लॉ लगना है तो पहले उसके बाद रोड पे होना है, फिर कोर्ट में होना है, उसके बाद कहीं 3-4 साल बाद वो लॉ अप्लाई हो पाता है। तो इस तरह के सिनेरियो में क्या हम चीन को इकोनॉमिकली पकड़ सकते हैं? आप चीन को पकड़ सकते हैं सिनेरियो में, लेकिन आपको इसके लिए चीन के अंदर वो हरकत करवानी पड़ेगी जो चीन पाकिस्तान की मदद से भारत के अंदर करता है। लेट्स बी वेरी क्लियर। देखिए, अगर हम डेमोक्रेसी में रहना चाहते हैं, ये कहने में बड़ा अच्छा लगता है कि किसान सड़क पर क्यों है, जेल में बंद कर दो, कोई भी आवाज उठाए जेल में बंद कर दो, लेकिन अगर कोई हमसे बोले कि तुम आवाज उठाओ तो तुम्हें भी जेल में बंद कर देंगे, देन वी डोंट लाइक इट। फिर हमें लगता है कि नहीं, मेरी आजादी खतरे में है। तो कहीं ना कहीं में बैलेंस ढूंढना पड़ेगा। जो फार्मर एजिटेशन है, जब तक देखिए मेरी 2 चीजें हैं या 3 चीजें हैं जो मैं फार्मर एजिटेशन से अग्री नहीं करता। पहली बात मैं कहना चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनली उनका हक है प्रोटेस्ट करने का, आपका है, मेरा है, वैसे किसान का भी है। तो किसान अगर प्रोटेस्ट कर रहा है कोई गलत काम नहीं कर रहा, लेकिन सड़क रोकना 2-2 महीने के लिए जिससे कि आम आदमी को दिक्कत हो। दूसरी चीज, खालिस्तानी एलिमेंट्स को बीच में लाना और उनको जबरदस्ती बीच में लाना। फिर ये फिल्म स्टार्स वगैरह ये सब आते हैं ना, बॉलीवुड के और यहाँ वहाँ के फिल्म स्टार्स, तो उसके लिए भी लालच आ जाती है। तीसरी बात यह है कि जो हुआ 26 जनवरी के दिन वो बहुत ही शर्मनाक था। तो कहने की बात यह है कि ऐसा क्यों होता है भारत में, शाहीन बाग क्यों होता है भारत में, आपके कश्मीर में टेररिज्म क्यों है, आपका लाइन ऑफ कंट्रोल एक्टिव क्यों है, आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक्टिव क्यों है, आपकी 80s में और अर्ली 90s में ये पूरी सो कॉल्ड खालिस्तान मूवमेंट पंजाब में क्यों हुई, आपके 7-8-9 स्टेट्स हैं रेड कॉरिडोर में जहां पे नक्सलवादी मूवमेंट चल रहा है, आपकी यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जब तक भारत अपनी अंदरूनी स्थिति से जूझता रहेगा, भारत कभी सुपर पावर नहीं बन सकता। क्योंकि देखिए, आप घर के बाहर तो तब जाएंगे ना जब आपका घर का माहौल ठीक होगा। अब भाई आपस में लड़ रहे हैं रोज, तो आप बाहर क्या देखेंगे, आप तो वही लड़ाई सुलझाने में लगे। तो ये सब करा हुआ है, इसमें बहुत ज्यादा बाहर से फंडिंग आती है। भारत को हर समय एक ऐसे नहज पे लाके खड़ा कर दिया जाता है कि भारत अंदर की स्थिति से जूझ रहा है अपनी। जब तक अंदर की स्थिति, देखिए यही चीज आपको करनी है, ये होता रहेगा, चीन और पाकिस्तान करते रहेंगे, ये कभी रुकेगा नहीं। पहली चीज हम क्लियर कर लें, ये रुकने नहीं वाला, राइट। लेकिन अगर आपको चाइना के साथ मुकाबला करना है तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे लोगों को कि तुम अपना मुंह बंद करो, हमें चाइना से लड़ना है इसलिए तुम्हारे जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं हम तुम्हें नहीं देंगे। ये हमें नहीं कहना चाहिए। हमें उल्टा चीन के अंदर जाके चीनी लोगों को बोलना चाहिए कि तुम अपने डेमोक्रेटिक राइट्स मांगो। चीनियों को भड़काओ। कैसे भड़केंगे? आपको पता है कि किस तरीके से 50s में टिबेटन मूवमेंट हुई थी, फेलंगोन मूवमेंट हुई थी, 80s में सबको पता है टाइनमेन स्क्वायर का मामला हुआ था, वो टैंक आदमी खड़ा है शॉपिंग बैग लेके टैंक के सामने, कई 100,000 लोग मारे गए, किसी को नहीं पता। हांगकांग की मूवमेंट के बारे में आपको पता है। तो ये सब जो चीजें हैं ना, चाइना की फॉल्ट लाइंस हैं। चाइना क्यों तरक्की कर रहा है आप ये समझिए पहले। चाइना इसलिए तरक्की कर रहा है क्योंकि चाइना इंटरनली स्टेबल है। और चाइना सबसे ज्यादा किससे डरता है? मैं बार बार लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, शायद समझा नहीं पाया, कहीं मेरा भी फेलियर है। चाइना भारत से नहीं डरता, चाइना अमेरिका से नहीं डरता, चाइना अपने खुद के लोगों से डरता है, राइट। इसीलिए आप जब भी चाइना के अंदर जाएंगे तो आपका ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम ये सब बंद हो जाता है। ये बंद हो जाता है, चाइना के अंदर घुसे सब बंद। क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि चाइना को सबसे ज्यादा जो खतरा है, अपने लोग कहीं अपनी अभिव्यक्ति की आजादी ना मांगना शुरू कर दें। तो इसलिए वीबो है उनके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वो कंट्रोल्ड है, सर्वर सारे चाइना में है। आप ईमेल भेज के देखिए इधर की चाइना, आप इंडिया से चाइना ईमेल भेजिए, उसमें 4 बार डेमोक्रेसी लिखिएगा, ओपिनियन लिखिएगा, आपकी ईमेल आदि तो ब्लैकआउट करके फिर भेजेंगे जिस आप अपने दोस्त को ईमेल भेज रहे हैं। दे विल ब्लैक इट आउट एवरीथिंग। जिसको कहते हैं ना ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना फिजिकल नहीं है, ये ई वॉल है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चाइना के अंदर कुछ नहीं आता, इसीलिए चाइना की तरक्की बड़ी आसान है। अगर ये जो बात है, अगर आप इसका फायदा उठाएंगे और चाइना की सोसाइटी में दरार डालेंगे, जो कि ज्यादा महंगी बात नहीं है, अगर इंडिया चाहे तो कर सकता है, अगर ये डालेंगे तब आप देखेंगे, तब हम चाइना से, वरना आप चाइना के साथ कंपीट कभी नहीं कर सकते। आपको चाइना को अंदर से हिलाना होगा। सर, हम लोग खालिस्तान मूवमेंट की बात कर रहे थे। अभी मुझे लगता है कि 2020 से पहले खालिस्तान मूवमेंट इतना डिस्कस नहीं किया था।
कभी नहीं किया जाता था, और मैं भी अपने वीडियो में डिस्कस नहीं करता था कि इतनी छोटे मोटे मूवमेंट इनको डिस्कस करके हम लोग इनको और ज्यादा हवा देते हैं। ये जब लाइमलाइट में आते हैं, अगर मान लीजिए कोई यूथ खालिस्तान मूवमेंट के बारे में नहीं जानता और वो पंजाब का रहने वाला है, अगर ये सब चीजें मीडिया में आती हैं तो उसको ये सब चीजें पता लगती हैं, इससे वो उसकी तरफ प्रेरित होता है, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करता है, और अगर 10 लोग पढ़ रहे हैं तो 2 लोग उसकी तरफ झुकाव रखेंगे। ये सबके साथ होता है। तो ये 2020 आने के बाद ही इतना ज्यादा क्यों खालिस्तान डिस्कस होने लगा और हर चीज खालिस्तान से जोड़ी जाने लगी, जो बाहर के देशों में वीडियोस हैं वो हमारे देशों में आने लगी। ये किसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी टाइप, ये 2020 आने के बाद ही इतना ज्यादा क्यों डिस्कशन हो रहा है? 2020 में तो काफी टाइम से चल रहा है। पहले से सर होता था, पर बहुत ज्यादा हम लोग अब मीडिया में लोग नाम नहीं लेते थे खालिस्तान मूवमेंट का कि अरे छोड़ो ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है। अब मीडिया में हर चैनल खालिस्तान डिस्कस करता है। देखिए, खालिस्तान, जो सो कॉल्ड खालिस्तानीज हैं, वो खालिस्तान कहां पे बनाना चाहते हैं? वो बनाना चाहते हैं इंडियन पंजाब में। इंडियन पंजाब में। जो पाकिस्तान में पंजाब है उसके बारे में बात नहीं करते, है ना? क्यों भाई? आपको पाकिस्तानी पंजाब के बारे में पहले बात करनी चाहिए, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह जो सिख एम्पायर के जो असली में महाराजा थे, जिन्होंने बनाया था सिख एम्पायर, उनकी कैपिटल तो लाहौर थी, सबको पता है, पर उसके बारे में बात नहीं करते। अगर आप किसी भी खालिस्तानी सपोर्टर से पूछिए कि खालिस्तान अगर जब तुम्हारा बनेगा कहां बनेगा, तो कहेगा इंडियन पंजाब में। फिर आप पूछेंगे पाकिस्तानी पंजाब में क्यों नहीं बनेगा, उसके पास कोई जवाब नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ये लोग कुछ नहीं है, ये लोग अपना काम करते हैं, इनके अलग अलग धंधे खुल रखे हैं। ये आप सिक्स फॉर जस्टिस ले लीजिए या खालसा एड ले लीजिए, ये सब फ्रंट्स हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज के। ये बाहर जाके जम गए और ये अपना काम धंधा करते हैं, फंड लेते हैं पाकिस्तान से, इधर से उधर से। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं जिससे इनकी पोल खुल जाएगी। मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूं, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, अपने को हम ए पॉलिटिकल लोग हैं। मैं आपको बताता हूं, ये लोग कहते हैं कि साहब मोदी हाय हाय, वो बच्चा एक था वो कह रहा मोदी मर जाए, ऐसे ऐसे वर्ड्स ये फार्मर एजिटेशन में हमने खालिस्तानियों से सुने, राइट? अब ये मोदी के खिलाफ है। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया क्यों। देखिए, जब पार्टीशन हुआ था भारत का, तो उस समय कौन सी पार्टी पावर में थी? कांग्रेस। जब पार्टीशन के दौरान, उसके पहले और उसके बाद जब दंगे हुए जिसमें हजारों की तादाद में सिख मारे गए, मैं 1947-48 की बात कर रहा हूं, इवन 46 में, कौन सी पार्टी पावर में थी? कांग्रेस। जो गोल्डन टेंपल पे ऑपरेशन ब्लू स्टार करवाया, वो किस पार्टी ने करवाया? कांग्रेस। उसके बाद जो दिल्ली में दंगे फसाद हुए जिसमें हजारों सिख मारे गए, जलते हुए टायर, मैं उसका विटनेस हूं, मैंने अपने सामने अपनी आंखों से देखा है, आई हैव सीन इट विद माय ओन आइज। उस समय कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस, राइट? जो सिखों को आज तक न्याय नहीं मिला, जो बेचारे इनोसेंट लोग मारे गए, जिंदा जला दिए गए दिल्ली में, जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मैं कभी वो मंजर भूल नहीं सकता। उस समय कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस। लेकिन मोदी मर जाए, मोदी हाय हाय। अब इस बात का तो कोई लॉजिक नहीं है, इस बात का कोई लॉजिक नहीं है, बट इस बात के पीछे एक जिसको कहते हैं ना, एक लाइन ऑफ थॉट है। खालिस्तानियों का टारगेट वो कभी नहीं रहा जिसने सिखों के साथ बुरा करा है। खालिस्तानियों का टारगेट हर समय वो रहा जो पाकिस्तान का टारगेट है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये खालिस्तानी कभी तब नहीं बोलते। आपको पता है ग्रूमिंग गैंग्स हैं यूके में, जिसमें सिख लड़कियों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है, रेप होता है, वो पाकिस्तानी रन करते हैं ग्रूमिंग गैंग्स। वो ग्रूमिंग गैंग्स के बारे में आप देखिए, ये कभी खालिस्तानी नहीं बोलते। जो पाकिस्तानी लड़कियों को कन्वर्ट कर दिया इस्लाम पे कई सौ की तादाद में, आप पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, नानकाना साहब के जो ग्रंथी थे, उनकी बेटी को अगवा करके ले गए, उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करी गई, लेकिन खालिस्तानी कभी कुछ नहीं। ये बिके हुए लोग हैं खालिस्तानी, ये बिके हुए लोग हैं। इन्होंने अपनी आत्मा बेच दी कुछ चंद सिक्कों के लिए। फिर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम ये करेंगे और दिल्ली के तख्त पे हम अटैक करेंगे, ये सब कुछ नहीं। ये बचपना करते हैं ये लोग। और देखिए सबसे बढ़िया बात, ये जितने भी खालिस्तानी थे, इन्होंने खूब तलवारों के साथ नंगा नाच करा 26 जनवरी में। अभी सिंगू बॉर्डर पे चले जाइए, खालिस्तानी नहीं है, ये गायब हो गई है। क्योंकि देखिए, बेटा बाप की तरह होता है। पाकिस्तानी आर्मी क्या करती है, जब इंडियन आर्मी आंख दिखाती है, पाकिस्तानी आर्मी जो है हथियार डाल के भाग जाती है, सरेंडर कर देती है। करा ना 71 में सरेंडर। खालिस्तानी बिल्कुल अपने अब्बा हुजूर पे गए हैं। इनके जब दिल्ली पुलिस ने डंडे चलाए, अगले दिन से सारे खालिस्तानी गायब अचानक। अब कोई भिंडरा वाले की फोटो नहीं है, कोई पोस्टर नहीं है।
और जो भी कुछ हो रहा है थोड़ा बहुत, वो यूपी गेट पे हो रहा है, गाजीपुर पे, जो कि यूपी के फार्मर्स कर रहे हैं, उसमें खालिस्तानी है ही नहीं। हाँ, उसमें सिख फार्मर्स हैं, क्योंकि उत्तराखंड में भी सिख काफी हैं और इन सब एरियाज में है, बट वो खालिस्तानी नहीं है, वो तो किसान है, वो अपनी मांगे रख रहे हैं और मांगे रखने का उनका पूरा हक है, मैं उनके साथ खड़ा हूं। लेकिन जो खालिस्तानी एलिमेंट है 26 जनवरी के बाद गायब हो गया। कहां है वो शेर जो आए थे कि हम अटैक कर देंगे और ये कर देंगे, और बड़ा वहां से भी बड़े बड़े डिफेंस एनालिस्ट पाकिस्तान से बोल रहे थे कि द खालिस्तानीज हैव स्टैब्ड इंडिया इन द हार्ट, और ये सब ये इंग्लिश बोलने वाले कहां हैं खालिस्तानी? सब गायब हो गए डर के मारे। तो ये अपने अब्बू हुजूर जैसे ही हैं, देयर इज नो डिफरेंस इन कैरेक्टर। ये डरपोक लोग हैं खालिस्तानी। एक और सर क्वेश्चन था, अभी जो चीन की हम लोग बात कर रहे थे, उसमें चीन में जो तिब्बत मूवमेंट और ये सब चीजों की आप बात कर रहे थे, अभी कुछ दिनों पहले मैंने सुर्खियां पढ़ी थी कि चीन को अब हम लोग टिबेटोलॉजी से शिकस्त देंगे, या टिबेटोलॉजी के द्वारा अब चीन के खिलाफ काम किया जाएगा। तो ये व्यूअर समझना चाह रहे थे कि टिबेटोलॉजी में क्या ऐसा है, मतलब ये वर्डिंग क्या है, मतलब ऐसी क्या चीज है कि चीन को इससे हम लोग समझ सकते हैं? देखिए विक्रांत, मुझे तो पता नहीं क्या चीज है, उसका कारण मैं बताता हूं क्यों नहीं मुझे पता है। आप ये कह रहे हैं तिब्बत का मुद्दा उठाएंगे, आज तक आपने तिब्बत का मुद्दा तो उठाया नहीं, ठीक है? अब क्या उठाओगे तिब्बत का मुद्दा? तिब्बत का मुद्दा वैसे ही हो गया जैसे पीओके का मुद्दा है। कैसे? पीओके में एक जमाने में कश्मीरी बोलने वाले रहते थे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कश्मीरी बोलने वाले आजकल मिलते ही नहीं, आप पंजाबी मिलते हैं। 98% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पीओके इज एथनिकली पंजाबी, और इफ नॉट एथनिकली, वो एक्चुअली उसमें डोगरे भी हैं, उसमें बकरवाल भी हैं, उसमें गुजर भी हैं, क्योंकि जम्मू साइड वाला ज्यादा गया था उधर, लेकिन वहां पे कश्मीरी भी बोलते थे, आजकल नहीं मिलते, रेयरली कोई मुजफ्फराबाद में कोई मिल गया। उसी प्रकार से आप तिब्बत में देखिए, पिछले 50 साल में क्या करा है चाइनीज ने? पिछले 50 साल में चीनियों ने यह करा है कि साहब आप ये लगा लीजिए कि वहां पे हान चाइनीज जो है, जो मेजॉरिटी चाइनीज हैं, उनको तिब्बती लड़कियों से शादी करवाई है। उनकी जो बच्चे पैदा हुए, देवर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स चाइना। तो तिब्बत की पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा उन्होंने, जिसको कहते हैं कि डेमोग्राफिकली इतना डाइल्यूट कर दिया है कि वो टिबेटन मूवमेंट जब हमें पहले उठाना था आज से 40-50 साल पहले, तब हमने इतनी जोरों शोरों से उठाया नहीं, क्योंकि चीन को बुरा लगेगा, चीन को बुरा लगेगा। अब जो चीन की जो नस है ना, जो चीन की नस है, असली में मैं आपको बताऊं, चीन की नस वो नहीं है, चीन की नस डेमोक्रेसी है। आप डेमोक्रेसी के बारे में, आप टिबेटोलॉजी से नहीं होगा कुछ ज्यादा, होगा, ऐसी बात नहीं कि वो बिल्कुल ही बेकार है, ये नहीं कह रहा मैं कह रहा हूं कि इससे ज्यादा दुख तब पहुंचेगा जब हर प्लेटफॉर्म से भारत ये बोलना शुरू करेगा कि चाइना में इलेक्शंस होने चाहिए। चाइना में इलेक्शंस क्यों नहीं होते? बताइए जरा, जवाब दीजिए, क्यों नहीं इलेक्शन होते? ये क्या शी जिनपिंग की गुंडागर्दी है ना? गुंडागर्दी कर रखी है आपने। एक आदमी रहेगा वहां पे और चाइनीज पार्टी, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, वो रूल करेगी। आप इस चीज को खत्म करिए, चाइना की क्रेडिबिलिटी को आप मिट्टी में मिला दीजिए कि कोई भी चाइनीज जब जाए चाइना से अमेरिका, राइट, कहीं पर भी जाए, वो किसी से आंख मिला के बात ना करे, क्योंकि उसको बोले तुम ऐसे जलील मुल्क के हो जहां पे लोगों के हुकूक मारे जाते हैं, लोगों के हक मारे जाते हैं, तुम ऐसे मुल्क के, उनको बोलना जरूरी है, उनको कन्फ्रंट करना जरूरी है, तब लाइन पे आएगा चाइना। हम लोग अभी जब चीन के साथ एलएसी पे ज्यादा तलखी थी, अभी जब ये हो रहा था कि बिल्कुल आईबॉल टू आईबॉल था, उस समय हमने देखा था कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पे जाने वाले थे। तो ये कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी उस मानसिकता के लोग, कम्युनिस्ट मानसिकता के लोग, क्योंकि भाई चीन के साथ हो रहा है, चीन की कम्युनिस्ट मानसिकता अगर इसमें है तो वो ऐसे समय पे ही अपनी मानसिकता दिखाएगी या हिट करने का प्रयास करेगी जब हमारा चीन के साथ कुछ हो रहा हो। तो ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कम्युनिस्ट मानसिकता है, इससे भारतीय कैसे लड़ सकते हैं? और अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करने वाले लोग इस चीज को, इस शो को देख रहे हैं, तो वो किस प्रकार से लड़ सकते हैं? क्योंकि अब नेतागिरी है, नेतागिरी में 10 लोग साथ होते हैं, 2 लोग नहीं होते, 3 लोग नहीं होते हैं। तो ये जो 2-3 लोग नहीं होते हैं, जो उनसे उनकी जो आइडियोलॉजी को नहीं पसंद करते हैं, वो लोग इन 10 लोगों को कैसे टैकल कर सकते हैं? देखिए विक्रांत, मैं आपको बताता हूं कि ये जो आपने बात करी ना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हर एक पॉलिटिकल पार्टी का विंग है, तो ऐसा नहीं सिर्फ कम्युनिस्ट का है, लेकिन कम्युनिस्ट का सबसे जबरदस्त है। दूसरी चीज, कम्युनिज्म का गढ़ इंडिया में 2-3 ही है, उसमें से एक है वेस्ट बंगाल, और बिल्कुल नहीं प्रॉपर वेस्ट बंगाल, प्रॉपर कलकत्ता के अंदर। ईशापुर तो थोड़ा सा फिर अलग हो गया। हाँ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ईशापुर में एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री है, मैं कह रहा हूं उसका हेडक्वार्टर्स तो आपका बिल्कुल हुगली रिवर के बीच में है। मैं जा चुका हूं वहां पे, बड़ा खूबसूरत उनका हेडक्वार्टर्स है। लेकिन वहां पे देखिए, अगर आपको ये सब खत्म करना है ना, ये यूनियनबाजी सब, पहली चीज
आप सबसे पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का हेडक्वार्टर आप शिफ्ट करिए। ये क्यों ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का हेडक्वार्टर जो है, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कहते हैं उसको, ऑर्गेनाइजेशन का नाम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है। इसका हेडक्वार्टर क्यों है कलकत्ता में? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय था वहां पे, और कोई लॉजिक नहीं है इसका। 200-250 साल पहले था तो साहब आज भी है। ये सब खत्म होना चाहिए। आप उनको लेकर आइए वापस। आप बोलिए साहब आप एक काम करो, आप दिल्ली में आओ, आपके ग्राहक दिल्ली में, आर्मी नेवी एयरफोर्स दिल्ली में है ना, ज्यादातर इनके हेडक्वार्टर्स दिल्ली में। आप जिन फॉरेन कंट्रीज को बेचना चाहते हो उनके डिफेंस अटैचीज दिल्ली में। आपको जो विदेश में बातें करनी है, सारे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, एम्बेसडर्स, जो कि ट्रेड डेलीगेशन है, सारे के सारे दिल्ली में आते हैं। तो आप वहां पे क्या कर रहे हैं? आप अगर इसको शिफ्ट करेंगे दिल्ली तो आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम एक सॉल्व हो जाएगी। दूसरी चीज है कि इसका कॉर्पोरेटाइजेशन करना बहुत जरूरी है। तो ये थे मेजर गौरव आर्या। ये इंडिया के एक्स आर्मी मैन थे और अब डिफेंस एनालिस्ट है और पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म करते हैं। आज मैंने इनकी पहली दफ़ा एक लॉन्ग वीडियो देखी है और काफ़ी जो इनका क्रिटिसिज्म था वो बाइस्ड था, यानी कि वो कोई लॉजिकल क्रिटिसिज्म नहीं था। एक तो था ही था, यानी कि पाकिस्तान इंडिया की ज़ाहिर बात दोस्ती नहीं है, वॉर होती रही है, आइंदा भी शायद होंगी, तो वो ऑब्वियसली पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही होंगी। लेकिन क्रिटिसिज्म होता है एक लेवल के ऊपर और किसी वजह से क्रिटिसिज्म हो। अब जैसे जो फार्मर्स के प्रोटेस्ट, अगर उनको खालिस्तानी कहना ये एक गलत चीज़ है, अगर कि ये खालिस्तानी मूवमेंट है और पाकिस्तान और चाइना सपोर्ट कर रहे हैं तो ये गलत चीज़ है। अब फार्मर्स प्रोटेस्ट है, फार्मर्स आपका इंटीरियर मसला है और इसमें पाकिस्तान और चाइना का तो कुछ है नहीं मसला, और इसको खालिस्तानी कहना भी गलत है। अगर वायलेंस होता है तो वो ऑब्वियसली गलत चीज़ है वायलेंस, लेकिन वो अपने राइट्स मांग रहे हैं, उनके आपके ही फिल्म स्टार्स और सारे बीच में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब आज ही के दिन इंटरनेशनल सेलिब्रिटी रियाना ने भी ट्वीट किया और बाकियों ने भी ट्वीट किया, और अब उनको भी कहना कि जी पेड ट्वीट्स हैं और ये भी ISI ने करवाया, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने करवाया, ये गलत चीज़ है। तो अगर इंडिया ने इकोनॉमिकली चाइना को बीट करना है, खुद अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाकर और अपनी तरक्की और अपना रोज़गार बढ़ाकर बीट करना है। अब इनका कहना है कि नहीं, जिस तरह हमारे अंदर प्रोटेस्ट होते हैं चाइना के अंदर भी प्रोटेस्ट करें, उनकी स्टेबिलिटी ख़राब करें तो फिर हम वो उनकी तवज्जो उधर चाहे तो वो इकोनॉमिकली बैठ जाए, फिर हम तरक्की कर लेंगे। इसको तरक्की करना नहीं कहते। फिर इसलिए टेरर कंट्री फिर कौन हुआ? टेरर कंट्री अगर आपकी सोच इस तरह की है, ऑब्वियसली ये इंडियन नेशन की सोच नहीं, ये एक ज़ाती राय है मेजर गौरव आर्या की, लेकिन ये एक सजेस्ट कर रहे हैं तो ये चीज़ गलत है कि इंटीरियर आप स्टेबिलिटी ख़राब कर दें। अगर आप मानते हैं कि भाई पाकिस्तान और चाइना इंडिया की स्टेबिलिटी ख़राब कर रहे हो, जो भी तहरीकें चल रही हैं फार्मर प्रोटेस्ट या निक्सल्स के, वो पाकिस्तान और चाइना करवा रहा है, तो इस तरह तो फिर पाकिस्तान भी कह सकते हैं तो पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ये इंडिया करवा रहा है। अब जैसे इस गवर्नमेंट की बात की जाए, 2-2.5 साल हो गए हैं इस गवर्नमेंट को, और कोई भी एक दिन ऐसा नहीं है कि जब ओपोजिशन ने कोई भी जलसा इस हुकूमत के ख़िलाफ़ ना किया हो। यानी कि कभी जलसे स्टार्ट हो रहे हैं, कभी इन पार्लियामेंट हाउस के अंदर करारदाद पेश की जा रही है वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ या चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़, या कोई भी लॉन्ग मार्च भी हुए हैं इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, और इतने और मसाइल भी होते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, सारा कुछ होता है। अगर हम बार बार ये कहें जी, हम भी कहें जी इंडिया करवा रहा है, ये गलत चीज़ है। फॉरेन पॉलिसीज़ होती है वो हर कंट्री की अपनी कंट्री के हिसाब से होती है। अगर आपका व्यू है, ऑब्वियसली मैं चाइना को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपका व्यू है कि चाइना की स्टेबिलिटी ख़राब कर दें, उनके अंदर जो भी आज़ादी है उनको कहा जाए कि आप आज़ादी लो, या डेमोक्रेसी नहीं है तो इलेक्शंस होने चाहिए, ये उनका अपना ज़ाती मसला है। किसी आपका हमारा कहना नहीं बनता कि चाइना के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है या इलेक्शन क्यों नहीं होते। अपनी कंट्री में वो रूल कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, पूरी दुनिया मानती है, इंडिया भी मानता है कि इंडिया से बहुत आगे है इकोनॉमिकली चाइना। अगर वो इस तरह आ गया तो आप भी उस तरह करके आगे चले जाओ, अगर इकोनॉमिकली आगे जाना है। ये नहीं कि आपके अंदर अगर कोई प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो हम दूसरी कंट्री के अंदर भी करवाएं, और ये कहना जी पाकिस्तान का जो कश्मीर है उसको लेना, ये होती है वॉर की बात। इस तरह हमारा मानना है कि जो आपका कश्मीर है वो हमारा कश्मीर हमने लेना है, तो जंग होती है इस तरह। और इनका क्या है, दोनों कंट्रीज मानते हैं कश्मीर उनका है, पाकिस्तान मानता है पूरा कश्मीर हमारा है, इंडिया मानता है पूरा कश्मीर उनका है, तो मसला क्या हल होगा? वॉर करनी है या पीसफुली मुज़ाकरात करने हैं? पाकिस्तान का या इंडिया का राइट नहीं है कश्मीर किसका है, कश्मीर कश्मीरियों का है। हमारा मानना है कश्मीर के अंदर रेफरेंडम कराया जाए यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस के तहत। आपको हम पर भरोसा नहीं है, हमें आपको भरोसा नहीं है, तो इसका हल क्या है? यूनाइटेड नेशंस किस लिए बनी है? दूसरी कंट्रीज किस लिए हैं? ना चाइना को बीच में लेकर, जो आपका पसंदीदा मुल्क है उसको तीसरी कंट्री बना कर उसको बिठाकर
एज अ पीसफुल एम्बेसडर के तौर पे उसको उठा के उसके सामने मुज़ाकरत कर लेते हैं। तो मेरा मानना ये कि पीसफुली मुज़ाकरत हल होते हैं। ये नहीं कि हमारे मुल्क के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है हम दूसरे मुल्कों के अंदर भी प्रोटेस्ट करते हैं, हमारे कंट्री के अंदर कोई बम ब्लास्ट हो रहा है हम भी उनके अंदर बम ब्लास्ट करते हैं। ये बातें शकूक व शुबात पैदा करती हैं और यही बातें आगे जाकर लड़ाइयाँ पैदा करती हैं। हम कहते हैं कि हमारे अंदर जितनी भी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इंडिया फंडेड है। इंडिया कहते हैं जो इंडिया के अंदर जो हो रहा है वो पाकिस्तान फंडेड है। तो इनका हल क्या है? हम एज अ पाकिस्तानी नेशन या इंडियन नेशन हम जंग चाहते हैं? दोनों नेशंस जंग नहीं चाहते। ये हमारे इस तरह के एनालिस्ट्स होते हैं जो कहते हैं कि ये करो वो करो, जंग कर दो, सबक सिखाओ, बहुत आसान है। आसान कुछ भी नहीं होता। जंग स्टार्ट करना आसान है, उसको ख़त्म करना हमारे बस में नहीं होता। एक दफ़ा जंग हुई, हमारी जितनी भी इकोनॉमी है इस वक्त, चाहे वो इंडिया की है चाहे वो पाकिस्तान की है, एक दफ़ा जंग हुई सारी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी और हम दोबारा से 50-60 साल पीछे चले जाएंगे। इंडिया ने चाइना से क्या compete करना है, वो फिर हम बांग्लादेश नेपाल से पीछे चले जाएंगे अगर हमारी जंग होगी आपस में। तो इसलिए मेरा नेशंस को ये मशवरा या सुनने वालों को ये मशवरा, इन जैसे एनालिस्ट्स की बातों पे नहीं आना चाहिए। ये जिस तरह से पेश करते हैं ना कि ये करते हैं वो करते हैं, बड़ा आसान है, आसान कुछ भी नहीं होता। हर कंट्री अपनी आज़ादी के लिए बैठी हुई है, हर कंट्री के पास आर्मी है, हर कंट्री के पास वेपन है। तो इसलिए जंग किसी के भी फ़ायदे में नहीं है, नेशंस के फ़ायदे में नहीं है। और रह गई इंटीरियर प्रोटेस्ट की, वो नेशन को खुद अपने रिजॉल्व करने, पाकिस्तान या किसी और ने आकर रिजॉल्व नहीं करने, वो इंडिया ने खुद आकर रिजॉल्व करने। अगर आपको लगता है कि वो खालिस्तानी है, टेरर फंडिंग है, तो आपने बाय फोर्स उनको रोकना है। अगर आप समझते हैं वो टेरर फंडिंग नहीं है या खालिस्तानी नहीं है, तो आपने उनको मनाकर रोकना है। कुछ ना कुछ आपने ही करना है, किसी और ने नहीं करना। और इस तरह खाली इल्ज़ाम लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, सबूत देने होते हैं। इसके अलावा जाने से पहले जैसा कि आपको पता है कि मुनीर लाइव रिएक्शंस को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आने वाली मेरी तमाम वीडियोस आपको नोटिफिकेशंस में मौसूल होते रहे। इसके अलावा इंडियन पब्लिक को अगर किसी वीडियो के ऊपर पाकिस्तानी रिएक्शन और रिव्यू चाहिए तो वो मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में जाके वो वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी सजेस्ट की हुई वीडियो के ऊपर अपना रिएक्शन और रिव्यू दूँ।